Good afternoon, everyone. Yes, can we start now? Okay. हम लोगों ने कैपिटल गेन चैप्टर स्टार्ट किया था. कैपिटल गेन के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था लेसन नंबर 7, जिसमें मैंने आपको 45 से बातें शुरू करी थी, जहां पे कैपिटल एसेट क्या होता है बताया, ट्रांसफर क्या होता है बताया, और साथ में बताया दो तरह का गेन होता है. कौन कौन सा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म वो होता है जिसमें 1, 2, 3 साल से ज्यादा अगर हो तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 1, 2, 3 से कम हो तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा. इसके बाद हमने डिस्कशन किया था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन. इंडेक्सेशन की एक बड़ी सी लिस्ट थी. 2001 से इंडेक्सेशन शुरू हुआ है. 2023-24 का इंडेक्सेशन 348 है. अगर कोई एसेट 2001 से पहले की खरीदी हुई है तो उसका हम लोग वैल्यू 2001 वाली लेंगे और बेस ईयर भी 100, बेस ईयर इंडेक्स भी 100 लेंगे. इसके अलावा हमने डिस्कशन किया था फर्दर डिस्कशन किया था कि जब भी कभी कोई गिफ्ट में या पुरानी एसेट्स हमारे पास में आई हुई है, जैसे दादाजी से आई हुई है या ससुराल से आई हुई है या कहीं से भी आई हुई है, तो ऐसी एसेट का हम लोगों में 2001 से पहले वाली वैल्यू है तो 2001 की वैल्यू बेस मानते हुए डिवाइड बाय 100 करेंगे. एक हमने पढ़ा था प्रीवियस ओनर वाला, जो भी मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं कि गिफ्ट में या विल में अगर एसेट आई हुई है तो प्रीवियस ओनर के एसेट लेंगे. इसके अलावा हमने बहुत सारे अलग अलग स्पेशल केसेस करे थे. स्पेशल केसेस करने के बाद में जो गेन हमारे पास में आ रहा था उसको हम लोग एग्जेम्प्ट कितना करेंगे उसको लेके चर्चाएं करी थी. मुझे लगता है कि एग्जेम्पशन तक आपको पूरा समझ आ गया होगा. हाँ कि ना? बोलिए यस सर कि नो सर. अगर आपको एग्जेम्पशन तक पूरा समझ में आ गया है तो बोलिए हाँ या ना. यस. तो एग्जेम्पशन हमने कौन कौन से किए थे ये भी समझ लेते हैं. एग्जेम्पशन हमने कौन कौन से किए थे ये भी समझ लेते हैं. हमने एग्जेम्पशन देखे थे सबसे पहले हमने एग्जेम्पशन देखा था 54 का. 54 में क्या बेचा क्या खरीदा, सबकी आवाज, टेबल अपने सामने रखो, सबकी आवाज आनी चाहिए. पूरा देश जानता है कि फेस टू फेस क्लास वाले बच्चों को ज्यादा बेनिफिट होता है ना, पर फील नहीं हो रहा है मुझे भी, तो इसके लिए थोड़ी सी सबकी आवाज आए और सब लोग मेरे साथ में बोलें कि 54 में बेचना क्या है. वेरी गुड. खरीदना क्या है? 54B में बेचना क्या है? 54B में बेचना है एग्रीकल्चर लैंड. यस और नो? ओके. 54B में बेचना क्या है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड. खरीदना क्या है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड. खरीदना रूरल या अर्बन या दोनों? ओके. 54D में बेचना क्या है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाली लैंड और बिल्डिंग. कहां पे? अर्बन एरिया में. कहां शिफ्ट हो रहे हो? कहीं पे भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लैंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हो. 54EC में बेचना क्या है? एनी लॉन्ग टर्म एसेट. खरीदना क्या है? बॉन्ड्स ऑफ NHAI और REC. REC मतलब 54EC. REC मतलब 54EC. अब 54F में मिलते हैं. 54F में कौन सी एसेट है? लॉन्ग टर्म. बेचना क्या है? अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. खरीदना क्या है? 54G में बेचना क्या है? लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. कहां पे खरीद रहे हो? अरे ओ भाई अर्बन में बेच रहे हो, खरीद रहे हो रूरल में. G फॉर गांव. हाँ अरे क्या कर रहे हो? हाँ G फॉर गांव. यस. फिर आते हैं GA. अर्बन एरिया में बेच रहे हो, SEZ में खरीद रहे हो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SEZ सर? SEZ का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ठीक है. उसके बाद अगर 54GB कहता है कोई भी तरह की लॉन्ग टर्म एसेट अगर आप बेचते हो और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सॉरी, और आप किसी ऐसी कंपनी में जो आपकी खुद की कंपनी और जिसमें आपके 50% से ज्यादा शेयर है उस पर पैसे लगाते हो, शेयर खरीदते हो, तो जो आपने शेयर खरीदे हैं, आई रिपीट, जो आपने शेयर खरीदे हैं, उन शेयर से कंपनी अगर कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी एलिजिबल पर्पस से खरीद रही है, वो प्लांट एंड मशीनरी न्यू होनी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में काम आनी चाहिए. अगर ऐसा है तो कैपिटल गेन जो होगा वो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द असेसी हु इज सेलिंग हिज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. With this, we have completed all exemptions. Now I request everyone to look at the board and write the question. Yes, so I am requesting to everyone
प्लीज राइट द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनसे मैं क्वेश्चन बना के आपको लिखवा रहा हूं, तो आप तसल्ली से एक बार क्वेश्चन को लिखिए पहले। एक्स परचेज द हाउस इन 2007-8, कितने रुपए में खरीदा? ₹10 लाख। ही sold the house for rupees, he sold the house for rupees, he sold the house in he sold the house in 2023-24 23-24 नहीं, रुको 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 21-22 कब बेचा उसने? 21-22 फॉर नहीं 22-23। अब फाइनल है, अब कोई बदलाव नहीं होगा जीवन में, ठीक है। फॉर ₹1 करोड़। देखो खरीदा कितने में था? 10 लाख में। बेचा कितने में? 1 करोड़। कौन से ईयर में बेचा है? 22-23 में, ठीक है। He invested such amount in other residential house in as on 1st January 2023। He invested such amount in other residential house in as on 1st January 2023। He sold the new house as on 1st April 2023 for rupees 1 crore 20 lakh। Calculate capital gain for assessment year 23-24 and 24-25। कौन है? किसको अच्छी लगती है आवाजें? ज्यादा हिल रही है क्या टेबल? कुत्ता उत्ता है कोई नीचे? चूहा है? हाँ ठीक है, करो भैया करो क्वेश्चन। पहले मुझे देखने दो क्वेश्चन पूरा है कि नहीं है। 10 लाख 2023 इन्वेस्टेड एंड ही सोल्ड द न्यू हाउस। आपको दोनों साल के लिए असेसमेंट ईयर 23, 24 और 25, 24, 25 के लिए भी कैलकुलेट करना है। डू पॉज कर दो सब लोग और अपने आप इस क्वेश्चन को करो। पॉज करके अपने आप करो, शाबाश, करो अपने आप इस क्वेश्चन को जल्दी से। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूं। सबसे पहले क्या हुआ? एक्स परचेज द हाउस इन 2007-8 10 लाख रुपीज में। ये जो 7-8 में जो 10 लाख रुपीज में मकान लिया था उसको 22-23 प्रीवियस ईयर में बेचा। प्रीवियस ईयर 22-23 में बेचा, तो प्रीवियस ईयर 22-23 है तो असेसमेंट ईयर 23-24 हो गया। तो वी आर डूइंग कैलकुलेशन फॉर 2 डिफरेंट ईयर। पहला हम कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं? सब लोग पहले इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है। जो भी तुम कर रहे हो वो गड़बड़ होने वाली है, आगे जाके और गड़बड़ होगी। ये मैंने जीवन में अभी तक बताया ही नहीं है आपको, तुम बता करोगे कैसे अभी तक? तो बोले सर कहा क्यों अपने आप करने का? ताकि डाउट्स क्लियर हो, डाउट्स क्रिएट हो। जब डाउट्स क्रिएट होते हैं तो सॉल्यूशन निकलता है। तो सबसे पहले हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन की हिरार्की को समझो। ये बोल रहा है 2007-8 में
परचेस किया। कितने में परचेस किया? 10 लाख में। और इसी मकान को सेल किया। कब सेल किया? 2022-23 में। कितने में सेल किया? 1 करोड़ में। तो पहले तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया यहां तक कि 2007-8 में परचेस किया, सॉरी, और 2022-23 प्रीवियस ईयर में सेल कर दिया। अभी क्या हुआ? इसी अमाउंट को, जो अमाउंट आया, इसको आपने नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, तो एग्जेम्पशन मिलेगा उस साल आपको। 22-23 में आपने, क्योंकि 1 अप्रैल 22-23 में ही आता है, सॉरी 1 जनवरी 23, देखो ये 1 जनवरी 22-23 में ही आता है, तो उसी साल आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जो आपको 54 का एग्जेम्पशन मिलता है, मिल गया। अब क्या होता है? 54 कहता है निक्षय, 54 कहता है कि जो आपने नया मकान खरीदा है, उस नए मकान का लॉक इन पीरियड 3 साल है। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो लॉक इन पीरियड के लिए कर रहे हैं। नया मकान आप कब तक नहीं बेच सकते? 3 साल तक। सर व्हाट इफ बेच दे तो इन्होंने कहा कि आपने अगर जो नया मकान खरीदा है, न्यू हाउस जो परचेस करके 54 में एग्जेम्पशन लिया है, एग्जेम्पशन लेने के 3 साल के अंदर अंदर अगर आप वो मकान रीसेल कर देते हो, तो सबसे पहले जो एग्जेम्पशन मिला था ना, वो टैक्सेबल होगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ एग्जेम्पशन। दूसरे नंबर पे, जो आपने नया मकान बेचा है, उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो तो गेन है ही है। तो इसके 2 ट्रीटमेंट होंगे। फिर से समझना बात को, और चाहो तो साइड में एक नोट लिख लो। पहले चाहो तो साइड में एक नोट लिख लो, फिर ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। साइड में कहीं पे एक नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट। इन केस वेयर एनी assessee sold the asset, in case where any assessee sold the asset, या एनी assessee सोल्ड थोड़ी होगा, नहीं, सोल्ड नहीं, इन केस एनी assessee is selling the asset for which, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ध्यान रखना ना, for which exemption under section 54 series is already availed, then in that case, in case where assessee is selling the asset for which exemption under section 54 series is already availed, then in that case lock-in period issue will arise. लॉक-इन पीरियड इश्यू विल अराइज। अब समझो क्या हुआ, आपने एक मकान खरीदा, मकान को सेल किया, उस मकान से जो बेनिफिट हुआ उसको आपने नए मकान में इन्वेस्ट कर दिया। अब नए मकान में, जो नया मकान आपने खरीदा है, नया हाउस खरीदा है, अगर आप उसी को बेच रहे हो, तो आप लॉक इन पीरियड में अगर बेच रहे हो तो लॉक इन पीरियड इश्यू अराइज हो गया, क्योंकि क्या लिख रखा है, 3 साल तक आप नया वाला मकान बेच नहीं सकते। तो बच्चों, जब 3 साल तक नया वाला मकान आप बेच नहीं सकते, तो आपने बेचा कैसे? और सर बेच दिया तो क्या होगा? यहां पे समझना, अगर असेसी अगर नई वाली एसेट बेच रहा है जिसके लिए एग्जेम्पशन ऑलरेडी ले रखा है, तो लॉक इन पीरियड इश्यू विल बी अराइज। so in case where new asset is sold by assessee during lock-in period, कब बेचा जा रहा है? ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड। देन ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड, देन एग्जेम्पशन अवेल्ड अर्लियर, वर्ड को ध्यान से सुनना, एग्जेम्पशन अवेल्ड
earlier will be taxable in the year in which so in case where new asset is sold by assessee during the lock-in period, then exemption availed earlier will be taxable in the year in which new asset is sold. का मतलब क्या हुआ, जिस साल आपने नई वाली एसेट बेची है, उस साल आपको जो पहले जो एग्जेम्पशन मिला था, एक तो वो रिवर्स हो जाएगा का मतलब क्या हुआ, जितना एग्जेम्पशन पहले मिला था वो जिस साल आप बेच रहे हो वो एग्जेम्पशन एज इट इज इस साल टैक्सेबल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आप एसेट बेच रहे हो तो नई वाली एसेट बेच रहे हो तो उसका खुद का कैपिटल गेन है वो तो टैक्सेबल होगा ही। तो दो ट्रीटमेंट होंगे, एक तो जो पिछला वाला जो एग्जेम्पशन आपने लिया था वो एग्जेम्पशन क्या रिवर्स हो जाएगा, मतलब टैक्सेबल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, जो नई वाली एसेट बेच रहे हो उसका भी आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अब इसी बात का क्वेश्चन था ये वाला, जो मैंने आपको कहा था अपने आप करने की कोशिश करो। संभावना ही नहीं है, अपने आप करने की कोशिश हो ही नहीं सकती, कैसे होगा, क्योंकि ये बात आपको पता ही नहीं थी। पर मैंने ये बात आपको लॉक इन पीरियड बताते वक्त बताई थी, बट उस वक्त आपको समझ में कुछ नहीं आया था, आपके निगाहों से मुझे पता चल गया था कि अभी ये बात करने से मतलब नहीं है, पहले पूरा कॉन्सेप्ट सिखा के फिर समझाते हैं, राइट। तो अभी मैंने समझाया आपको। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में होने वाला क्या है, मैं पहले क्वेश्चन के साथ आंसर बोल के बता देता हूं, फिर करेंगे भी। सबसे पहले क्या होगा, 10 लाख वाली एसेट को 1 करोड़ में बेचा है, तो पहले 1 करोड़ में से 10 लाख वाला इंडेक्सेशन करके कैपिटल गेन निकाल लो। क्योंकि आपने नया मकान खरीद लिया है, तो जो नया मकान खरीदा है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। अब अगले साल यानी कि कब, 23-24 में, अगले साल यानी कि कब 23-24 में आपने 1 करोड़ वाला मकान 1 करोड़ 20 लाख में बेच दिया। तो पहले आपने जब 1 करोड़ में ये मकान खरीदा था तो जितनी एग्जेम्पशन मिली थी वो एग्जेम्पशन हो जाएगी रिवर्स। तो जितनी एग्जेम्पशन पहले मिली हुई थी पहले तो वो टैक्सेबल कर दो। सेकंड, क्योंकि ये नया वाला 1 करोड़ 20 लाख में बेचा है और जल्दी जल्दी बेचा है तो शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा, 2 साल के अंदर अंदर बेचा है ना, तो शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा। तो 1 करोड़ 20 लाख माइनस 1 करोड़ 20 लाख का आपका इस मकान का शॉर्ट टर्म गेन भी होगा। तो आपको टैक्स ही टैक्स देना है, देंगे कि नहीं देंगे, देना ही पड़ेगा। पहले एग्जेम्पशन लिया था तो लॉक इन में रखा क्यों नहीं, समझे मेरी बात को। यस, तो अपन स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। सबसे पहले ये कर रहा हूं मैं फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। बात को गौर से सुनना, अभी मैं किसके लिए कर रहा हूं, 23-24 असेसमेंट ईयर के लिए। मतलब क्या हो गया, प्रीवियस ईयर क्या हो गया आपका 22-23। तो 22-23 में आप देखते हैं आपने क्या बेचा है, तो मैंने लिखा सेल, प्रीवियस ईयर हो गया 22-23, तो सेल्स कंसिडरेशन कितना है 1 करोड़, ठीक है। लेस कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में क्योंकि आप साथ साथ बोल नहीं रहे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ कितने रुपए का है, 10 लाख का। अब ध्यान रखना एक्विजिशन की इंडेक्सेशन ढंग से करना भैया। ये देखो 10 लाख कब खरीदा था, 7-8 में, 7-8 का इंडेक्स बोलो, हाँ 129। बेचा कब है 22-23 में, 348 नहीं आएगा, 22-23 का निकालो, मतलब 22-23 का निकालो, 331। यस 331 क्यों आया, इधर देखो दिव्या बोर्ड में 22-23 का निकालना है। 22-23 में बेच रहे हैं और 22-23 का असेसमेंट ईयर 23-24 है। हम इस अभी पिछले साल वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। कितना आ गया बताओ, एक बार ग्रेसी का अकेले वापस से बोलो, 891। मुझे बताओ डिफरेंस अमाउंट कितना आया, डिफरेंस अमाउंट कितना आया,
काव्य उदास है क्या आज? गड़बड़ हुआ क्या कुछ? आज ऐसे तुम्हारे चेहरे से उदास टाइप लग रहे हो तुम। ब्रेकअप ब्रेकअप? नहीं नहीं, ठीक है, नया मामला शुरू हुआ है, ठीक है। हाँ लिखवाओ, बताओ ना क्या। 9 करोड़ 74 लाख। आ ही नहीं सकता 9 करोड़। हाँ 74 लाख 109। हाँ ये ठीक है, ठीक है। चले आगे, बोलो हाँ या ना। अप एंड डाउन करके सब मेरी तरफ ध्यान दो, ऑनलाइन वाले और फेस टू फेस वाले सब मेरी तरफ ध्यान दो। होगा क्या, 74 करोड़ 34 लाख 109 रुपीज इनका बैलेंस, 74 लाख 34,109 आपका बैलेंस आया है। अब इसको आपने रीइन्वेस्ट कर दिया, 1 करोड़ को रीइन्वेस्ट कर दिया। तो जब कभी काव्य पुराना मकान बेचकर नया मकान खरीदते हैं, तो जब हम खरीदते हैं तो 54 की एग्जेम्पशन मिलती है। तो मैंने लिख दिया लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। क्या लिख दिया मैंने, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। बोलो हाँ या ना। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कितना मिलेगा एग्जेम्पशन? पूरा मिलेगा 74,34,109। सर पूरा क्यों मिल रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा मकान इन्वेस्ट कर दिया ना, 1 करोड़ का 1 करोड़ का नया ले लिया। तो मुझे बताओ इस साल कैपिटल गेन कितना आएगा? 0। ये तो हो गया साल खत्म। अब हम अगले साल के लिए काम करेंगे, क्योंकि उसने अगले साल क्या कर्मकांड किए हैं, ऊंधे काम किए हैं। लॉक इन पीरियड में उसने असेट बेच दी। तो पहले तो लॉक इन पीरियड में जब असेट बेची, तो जो असेट बेची उसका गेन निकालो। मुझे बताओ ये जो 1 करोड़ वाला मकान है 1 करोड़ 20 लाख में कब बेचा? 1 अप्रैल को। खरीदा कब था? 1 जनवरी को। आई रिपीट, खरीदा कब था? 1 जनवरी को। बेचा कब? 1 अप्रैल को। तो क्या होगा समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये निश्चय बना हुआ यहाँ पे ना, निश्चय थोड़ा मोटा बना दिया था मैंने। यस ये है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स कंसीडरेशन। क्या लिखेंगे? बोलो ना, क्या लिखेंगे? सेल्स कंसीडरेशन। कितने में बेच रहा है भैया ये? कितने में बेच रहा है बोलो बेटा? 1 करोड़ 20 लाख। लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे? लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कब करते हैं? जब लॉन्ग टर्म हो कि शॉर्ट टर्म हो? ये शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने में परचेस किया है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में परचेस किया है? 1 करोड़ में। तो मुझे बताओ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? 20 लाख। अब सुनो, अब मेन बात शुरू होती है। यहां तक कोई नई बात थी नहीं, अब नई बात शुरू होती है। क्योंकि बिकॉज ही सोल्ड न्यू हाउस इन लॉक इन पीरियड। कब बेचा? इन लॉक इन पीरियड। बिकॉज ही सोल्ड न्यू हाउस इन लॉक इन पीरियड। सो क्योंकि उसने अपना नया घर लॉक इन पीरियड में बेच दिया है। आई रिपीट, क्योंकि उसने अपना नया घर कब बेचा है? लॉक इन पीरियड में। इस वजह से एग्जेम्पशन अवेल्ड earlier will be exemption availed earlier will be taxable in the year of sale of न्यू हाउस। और सुनो, तो इसका मतलब इसके अलावा ये वाला जो, सब लोग एक बार बोर्ड पे ध्यान दे दो, ये वाला जो एग्जेम्पशन है वो इस साल एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगा। और कितना टैक्सेबल हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 74,34,109 और ब्रैकेट में लिखेंगे
exemption availed earlier will be taxable now। मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। कुछ छोटा बड़ा करूं? पहले ये वाला नोट अलग से साइड में लिख देना, ये वाला नोट, और फिर ये वाला मुझे बता देना, ऊपर करना हो तो ऊपर कर दूंगा मैं ना। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। ऐसे तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, ये इसको ऊपर भी कर दिया है मैंने, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, एक बार इसको ऐसे भी कर दिया, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। ये है अपना कैपिटल गेन का 23-24 का, उसके बाद में नोट है, और नोट के बाद में 24-25 का ये वाला क्वेश्चन है ना। ऊपर जो नोट लिखवाया था वो नोट भी एक बार आप लोग लिख लीजिए, अगर आपने नहीं लिखा है तो जो पहले नोट लिखवाया था वो भी एक बार आप लोग लिख लीजिए। आप लोग फोटो खींच लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको सिखा रहा था कि लॉक इन पीरियड में अगर हम लोग पैसा ना री इन्वेस्ट करें तो क्या। अगला जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, मैंने बीच में एक आपको बात भी कही थी और यहां पर भी नोट में बार बार लिखा हुआ आ रहा था कि आप चाहो तो सीजीडीएस स्कीम में पैसा जमा करवा सकते हो। एज ऑफ नाउ अगर आपके पास में न्यू एसेट परचेस करने के लिए जगह नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सीजीडीएस में पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है। अब सीजीडीएस में पैसा डिपॉजिट करवाने का क्या मतलब हुआ वो समझना। सपोज आप एक घर बेचने के लिए गए, ठीक है, आप एक घर बेचने के लिए गए, आपका घर सेल हो गया, ठीक है, सेल हो गया तो आपको उसका कैपिटल गेन मिलेगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपको एक कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना है तो आपको क्या चाह रहे हो, आप न्यू घर परचेस कर लें। अगर आप न्यू घर परचेस करते हो तो जो पुराना घर आपने जो बेचा है उससे आपको अगर गेन हुआ है तो उसका आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, यहां तक बात ठीक है। लेकिन सपोज आप न्यू घर परचेस करने के लिए गए और आपको न्यू घर मिला नहीं, या फिर एज ऑफ नाउ आपके टाइम ठीक नहीं चल रहा है, कुंडली में शनि तीसरे भाव में बैठा है, तो आप नया घर अभी परचेस कर ही नहीं पा रहे हो। आप जैसे ही घर देखने जा रहे हो आपके साथ तकलीफ हो रही है, बट आपको एग्जेम्पशन तो लेना है क्योंकि आपको इस पैसे से नया घर ही खरीदना था। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप सीजीडीएस स्कीम में पैसा जमा करवा दो। अगर आप अपना पैसा कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करवाते हो, जितना पैसा आपने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करवाया वो यही माना जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है। बट ध्यान रहे, जो पीरियड आपको टाइम दिया गया है -1 +3 -2 सॉरी +2 +3 जो भी आपको, या +6 मंथ जो आपको ईयर दिए गए हैं उसमें आपको परचेस करना भी जरूरी है। तो सीजीडीएस में पैसा जमा करवाना सिर्फ इसी साल का बेनिफिट है। अल्टीमेटली तो आपको पैसा आपको एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब आप नया घर पर, एग्जेम्पशन तो आपको सीजीडीएस में पैसा जमा कराते मिल जाएगा। सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। आपने एक ओल्ड हाउस था, ओल्ड हाउस 5 लाख वाला, आपने इसे सेल किया और 20 लाख में सेल किया, ठीक है। अब ये 20 लाख आपने री इन्वेस्ट करने थे, आपको री इन्वेस्ट करने थे, लेकिन आपको वो घर मिल ही नहीं रहा है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप री इन्वेस्ट करो, और अगर आप री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो न्यू मकान में, आपको री इन्वेस्ट करना था किसमें, न्यू हाउस में या न्यू मकान में। अगर आपको न्यू हाउस में या न्यू मकान में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, बट आपको न्यू हाउस मिल ही नहीं रहा है। तो बेटर क्या है, आप किसमें पैसा जमा करवा दो, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में आप पूरे के पूरे 20 लाख रुपए जमा करवा दो। आप अगर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करवाते हो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, राइट। बट ध्यान रखना, ये कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जो पैसा जमा करवाया है उसमें भी जो आपको नया हाउस परचेस करना है उसमें आपको -1 +2 लिखा है ना, इसका मतलब +2 ईयर्स में आपको नया मकान खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप +2 ईयर में नया मकान नहीं खरीद रहे हो, अगर आप +2 ईयर में नया मकान नहीं खरीद रहे हो तो नहीं चलेगा, तो एग्जेम्पशन आपका वापस रिवर्स हो जाएगा। एक और बात,
ये सीजीडीएस में आपने जो पैसा जमा करा है किसके लिए करा है, आप क्या करोगे इसका, बोलो ना, नया मकान खरीदोगे। लेकिन आप नया मकान ना खरीद के आपने पार्टी कर ली, आपने पैसे उड़ा दिए, वर्ल्ड टूर कर लिया और सीजीडीएस से पैसे निकाल के, तो जितना आपने पहले एग्जेम्पशन लिया था ना, वो एग्जेम्पशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। समझ में आई बात। तो सीजीडीएस के पैसे को यूज करना जरूरी है। अगर आप सीजीडीएस के पैसे से, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के पैसे को अगर विद इन टाइम लिमिट दैट इज 2 years में आप न्यू असेट परचेज नहीं करते हो, तो जो आपने सीजीडीएस में पैसे जमा कराते वक्त एग्जेम्पशन अवेल किया था, वो एग्जेम्पशन अब आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यस सर कि नो सर? मुद्दा समझ में आया क्या नहीं आया है? आया नहीं आया कि आया? आ गया पक्का एकदम? तो ठीक है, इसको हम यहीं पे तिलांजलि देते हैं। हम लोग टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन सीखने वाले थे, तो अभी सीख लें या नेक्स्ट में सीखें? अभी सीख ले, मैं नेक्स्ट में सीखें, ठीक है। सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।